जैसा कि हमने देखा कि अगर हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे इस सरफेस को, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से देखने पे आपको ये जो लेंथ है, ये जो आप लेंथ देख पा रहे हो, ये आपको, ये जो आप लेंथ देख पा रहे हो, ये लेंथ आप देख पा रहे हो, ये आपको एक डॉट दिखेगा। एक डॉट दिखेगा टॉप व्यू से देखने पे। राइट नाउ, जो ये जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा डेल्टा अमाउंट से। लेट्स से डेल्टा अमाउंट से बी डैश पे डिस्प्लेस हो जाएगा, और सी डैश पे डिस्प्लेस हो जाएगा। आई मीन टू से जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी टॉप सरफेस पे पॉइंट्स होंगे, वो इक्वल मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस हो जाएंगे। राइट। तो ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमें डॉट क्यों नज़र आएगा। तो उसके लिए इस डायग्राम का हेल्प लेते हैं। मान लो आपके पास कोई एक वर्टिकल मेंबर है, जिसका लेंथ एल है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका लेंथ है। आप देख सकते हो इसका लेंथ कुछ एल है। इसका लेंथ एल है। इसकी थिकनेस कुछ टी मान लेते हैं, और इसका विड्थ कुछ एच है, बी है। राइट। तो आप देख सकते हो जो भी लेंथ के अलॉन्ग एक्सिस होती है, ये आपका लेंथ है। लेंथ के अलॉन्ग जो भी एक्सिस होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाती है। तो ये जो एक्सिस है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो अगर हम टॉप व्यू से इसे देखेंगे, इस सरफेस को टॉप व्यू से देखेंगे, तो ये जो लाइन है आपको एक डॉट नज़र आएगी। ये लाइन आपको एक डॉट नज़र आएगी। तो अगर इसका टॉप व्यू बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसे एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस एज इट इज़ हॉरिजेंटल ही रहेगी। और ये जो जेड एक्सिस है जो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है आपके, वो आपकी वर्टिकल हो जाएगी। राइट। तो जैसा कि देखा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपको एक डॉट नज़र आएगी और वो सेंट्रॉइड से पास कर रही होगी। राइट। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, ये जो 90 डिग्री इनिशियल राइट एंगल था, वो अब 90 माइनस थीटा हो चुका है, और ये 90 प्लस थीटा हो चुका है। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझना है, और तो एक और एग्जांपल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। तो अगर हम इसे साइड व्यू से देखें, अगर हम इसे साइड व्यू से देखें, कुछ यहाँ पे हम खड़े होकर देखें, तो ये आपका लेंथ है। तो लेंथ के अलॉन्ग जो भी एक्सिस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। तो जब हम इसे टॉप से देखेंगे, जब हम इसे साइड से देखेंगे, एक बात और आप ख्याल में रख लो कि जब भी हम साइड से देखते हैं मेंबर को, तो वो हमारा जो क्रॉस सेक्शन हमें दिखता है वो प्रोफाइल प्लेन होता है। प्रोफाइल प्लेन होता है। जब हम टॉप से किसी चीज़ को देखते हैं, फिर हमें जो सरफेस नज़र आता है, अगर मेंबर वर्टिकली प्लेस्ड है, अगर हम उसे टॉप से देख रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल सरफेस नज़र आता है। हॉरिजेंटल सरफेस, एक आपको हॉरिजेंटल सरफेस नज़र आएगा जब मेंबर आपका वर्टिकली प्लेस्ड हो। ये आपका वर्टिकल मेंबर है। आपसे देख रहे हो ये वर्टिकली प्लेस्ड है। ये वर्टिकली प्लेस्ड है। ये आपका वर्टिकल मेंबर है। अगर वर्टिकल मेंबर वर्टिकली प्लेस्ड हो,
कोई भी मेंबर अगर वर्टिकली प्लेस्ड हो, अगर इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो जो आपको सरफेस दिखेगा वो आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखेगा। अगर मेंबर आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो, अगर हम उसे साइड व्यू से देखेंगे तो जो प्लेन आपको दिखेगा उसका नाम होगा प्रोफाइल प्लेन, राइट। तो इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर मेंबर मेंबर पोजीशन, सरफेस, प्लेन, नेम। अगर मेंबर आपका हॉरिजेंटल हो, मीन्स कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो, तो उस केस में आपको क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? आपको क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, और इसका नाम होता है साइड व्यू से देखने पे प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन। तो ये आपको कैसा दिखेगा सरफेस साइड व्यू से देखने पे? हॉरिजेंटली प्लेस्ड व्हेन viewed फ्रॉम साइड। जब भी आपका सरफेस आपको मेंबर आपका हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो तो आपको साइड से देखना है, और उसका प्लेन का नाम होगा आपका प्रोफाइल प्लेन। जब मेंबर आपका वर्टिकली प्लेस्ड हो, जब मेंबर आपका वर्टिकली प्लेस्ड हो तो आपको उसे टॉप व्यू से देखना है। जब मेंबर आपका वर्टिकली प्लेस्ड हो तो उसे आपको टॉप व्यू से देखना है, और टॉप व्यू से देखने पे वो उसका प्लेन का नाम क्या होगा क्रॉस सेक्शन का? हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन होता है। ये आपका क्रॉस सेक्शन होता है। अगर मेंबर वर्टिकली प्लेस्ड है, उसे अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको सरफेस हॉरिजेंटल नज़र आएगी, और उसका आप अगर उसे प्लेन के टर्म्स में बात करें तो हॉरिजेंटल प्लेन होगी, बट वो प्लेन जो होगी वो मेंबर की क्रॉस सेक्शन कहलाएगी, राइट। और तीसरा केस है जब सरफेस आपकी तरफ आ रहा हो, मीन्स कि वो कुछ ऐसे रखा हो कि आपकी स्क्रीन से निकल कर आ रहा हो, व्हेन प्लेस्ड such that member seems like it is coming out of the screen. When placed such that member seems like it is coming out of the screen. It is coming out of the screen. तो उस केस में वो आपको एक वर्टिकल सरफेस दिखेगा, और अगर प्लेन के टर्म में बात करें तो वो वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, और वही आपका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सरफेस की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि उसके प्लेन का नाम क्या होगा, और वही उसका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, राइट। अगर मेंबर वर्टिकली प्लेस्ड है तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको हॉरिजेंटल नज़र आएगा और हॉरिजेंटल प्लेन में नज़र आएगा। अगर मेंबर हॉरिजेंटली प्लेस्ड है तो वो प्रोफाइल प्लेन आपको साइड व्यू से देखने पे मिलेगा, वर्टिकली प्लेस्ड है तो वो आपको टॉप व्यू से देखने पे मिलेगा, और ये टॉप व्यू से देखने पे मिलेगा, और ये आपको फ्रंट व्यू से देखने पे मिलेगा। जब आप फ्रंट से देखोगे इसे तो ये आपको वर्टिकल प्लेन नज़र आएगा, राइट। तो मैं इसकी डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ
ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मेंबर है ये आपकी तरफ आ रहा है, मीन्स कि आउट ऑफ द स्क्रीन है। तो ये जो सरफेस का नाम होगा ये प्रोफाइल, ये जो वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट। हम यहाँ से इसे देख रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन को देख रहे हो, जो तो आप इसको देख रहे हो। जैसे कि आपका स्क्रीन होगा, अगर आप लैपटॉप के पास बैठे हो तो आप लैपटॉप को देख रहे हो, तो वो आपके लिए एक वर्टिकल प्लेन है, राइट। अगर आप लैपटॉप के साइड में चले जाओ, आप इसे साइड से देखो, तो आपको एक लाइन नज़र आएगी, वो आपकी साइड या आपकी प्रोफाइल प्लेन कहलाएगी। अगर आप लैपटॉप को टॉप से देखो तो वो आपकी कौन सी प्लेन हो जाएगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब सीयर स्टैंड पे वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। नाउ जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक लोड लगाया है, वो सीयर लोड लगाया है, राइट। बट ये जो डिफॉर्मेशन है, जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है, वो सीयर लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट। आपको पता होगा कि ये एक सीयर लोड जो है बेंडिंग मोमेंट को भी जनरेट करता है। सीयर लोड जो है या सीयर फोर्स जो है वो एक बेंडिंग मोमेंट को भी जनरेट करता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, कंप्लीट डिस्टॉर्शन है, वो सीयर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट के कारण ही हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ डिस्टॉर्टेड शेप किस कारण आया है, तो डिस्टॉर्टेड शेप जो है वो सिर्फ शियर फोर्स के कारण आया है। अगर हम पूरे ब्लॉक की डिफॉर्मेशन की बात करें तो वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के कारण आया है। एक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को भी कैसे जनरेट करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपका कोई कैंटिलीवर बीम है, ये आपका कोई कैंटिलीवर बीम है। अगर हम ये अगर आपका कोई कैंटिलीवर बीम है, अगर हमने इस पे एक शियर फोर्स लगाया है, शियर लोड लगाया है, अगर हमने इस पे कोई एक शियर लोड लगाया है, तो ये शियर फोर्स तो देगा ही देगा, और साथ में ये अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन पे बात करें तो कुछ डिस्टेंस होने के कारण, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये लोड वर्टिकली प्लेस्ड है, तो आपको पता होगा मोमेंट परपेंडिकुलर फोर्स के कारण आता है, राइट। तो इस सरफेस के लिए ये शियर फोर्स जो है एक परपेंडिकुलर फोर्स है, उस कारण मेंबर के हर क्रॉस सेक्शन पे एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो एक शियर फोर्स जो है वो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट भी देता है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हैं, x को ये आर्बिट्री वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम x यहाँ पे लेते, अगर हम x यहाँ पे लेते तो सिर्फ हम इतना ही डिस्टेंस कैलकुलेट करते और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कुछ और आती, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मान लो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है और ये डिस्टेंस 5 है, तो हम 10 × 5 न्यूटन मीटर लिखते। बट अगर ये डिस्टेंस मान लो 7 हो, तो इस केस में 10 × 7
70। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है जो शियर फोर्स के कारण आया है वो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा कि एक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को भी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। शियर फोर्स लीड्स टू वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। और कुछ नोटेशन देख लेते हैं। ये जो फाई है आपका वो शियर एंगल रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपका गामा है, गामा शियर एंगल के बराबर होता है, और शियर एंगल जो है वो शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। शियर एंगल, अगर हमने शियर एंगल को कैलकुलेट कर लिया इसमें इट मीन्स कि हमने शियर स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर लिया। इट मीन्स हमने शियर स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।